बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रियल स्टेट गाइड के ऑफिशियल पेज पे सदफ़ मंसूर आपको खुशामदीद कहेगी। और हमारी और चैनल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके सामने इस तरह की वीडियोस और इस तरह का कंटेंट और मटेरियल लेकर आया जाता रहे जो हमारे देखने वालों को और ख़ास तौर पर जो रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं या गैर वाबस्ता अफराद हैं और जो ख्वाहिशमंद हैं कि इस इंडस्ट्री में स्पेशली पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान से हों चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए राह हमवार की जाए और उनको कुछ ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए कि जिसके लिए उनको मुख्तलिफ एडवाइज़र्स को हायर ना करना पड़े या दोस्तों और जानने वालों के मशवरों पर ना अमल करना पड़े, बल्कि उनको डायरेक्ट इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग उनको सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह की मैंने बताया कि हमारी कोशिश रही है कि हम बहुत आसान अल्फाज में अपने देखने और सुनने वालों तक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसके लिए उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत इबहामात हैं, उनको भी दूर किया जाए। आज का प्रोग्राम जो है उसी सिलसिले की एक अदद कड़ी है और हमारे आज के प्रोग्राम में रियल स्टेट गाइड के CEO और ओनर अदनान साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो अदनान साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने लगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अरसा हुआ, ख़ास तौर पर से जब से ये 2018 के इंतखाबात हुए और PTI की गवर्नमेंट आई, तब से सबका एक बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो लोग इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे या जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की भी थी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, उनका ये मानना था कि हमारी प्लॉट की जो प्राइसेस है वो ऊपर जाने के बजाय ग्रेजुअली या बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए क्विकली उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया था और वो सिर्फ गिर रही थी और उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं आ रही थी। ये तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा गुजरा है इस गवर्नमेंट का और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बूम देखने को आया है। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है और हम अदनान साहब से इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी करने लगे हैं कि आया ऐसी क्या बात है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर ये बूम आया है, आया ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो इंटरनली जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कहना चाहिए कि वो थोड़े ज़्यादा हरकत में आए हैं। तो अदनान साहब, जैसे मैंने अभी सारा इंट्रो दिया तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो ये बूम आया है इसकी बेसिक रीज़न क्या है? शुक्रिया सदफ़ मंसूर, आपने मेरे लिए ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। देखिए, इसमें जो बूम आया है ये वन लाइनर आपका क्वेश्चन है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। तो इसके 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस बूम के फैक्टर्स में काउंट किए जा सकते हैं। उनमें से एक तो है हमारी जो फोरक्लोजर लॉ की जो मंजूरी है, जो इस गवर्नमेंट ने आके उसको परसू किया, जिस पे हमारे PTI के हुक्मरान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बड़ा अदालतों से भी रिक्वेस्ट की कि आप उसे जल्द अज जल्द करें। और इस पे भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि फोरक्लोजर लॉ एक्चुअली है क्या, इसकी वजह से रियल स्टेट इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट किस तरह आया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी इम्प्रूवमेंट्स हुई। दूसरी रीज़न जो है, आपने जैसा कि ख़ुद कहा कि जब ये गवर्नमेंट आई तो उसके बाद एक मुसलसल डिक्रीज़ चल रहा था प्राइसेस में और अब कुछ अरसे से वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई हैं। तो जब इस हुकूमत का 3रा साल है, तो पहले 2 साल इनके अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से या जिस भी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट्स ये मूव ऑन नहीं कर सके। तो जो होमवर्क ये करते रहे तो वो अब प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिसमें यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कहते हैं कि हुकूमत का होमवर्क कंप्लीट नहीं था या वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाह रही थी उस तरीके से उनकी एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रही थी, उसकी वजह से थोड़े बहुत हॉल्ट्स आए, थोड़ी बहुत रुकावटें आई और कुछ चीज़ों को ठहराव पर रखा गया कि जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी जिस तरीके से वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तब तक वो अपनी पॉलिसीज़, जैसे अभी आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बूम का भी, तब तक वो अपनी फर्दर पॉलिसीज़ बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ के ऊपर जाते हैं तो चीज़ों के अंदर थोड़ी बहुत रुकावटें होती हैं, थोड़े बहुत बैरियर्स होते हैं, थोड़ा चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं?
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए इसमें डिक्रीज़ होने में जो सबसे मेन फैक्टर जो अभी आपके सवाल से मुझे समझ में आया है कि वो इसकी बिल्कुल नाअहलियत नहीं थी कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते थे या इनको स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए टाइम चाहिए था। उसमें सबसे बड़ा और बुनियादी दो चीज़ें मैं समझता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट वो ना करती, उनमें से एक करती और एक ना करती, तो डेफिनेटली ये हालात ना होते। एक तो ये कि इन्होंने आते ही सोसाइटीज़ को और इन चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए जिस तरह फास्ट ट्रैक के ऊपर सख्तियाँ की। वापडा कनेक्शंस जो है वो चौधरी निसार की जजमेंट के ऊपर जो है सस्पेंड हो गए कि जिस सोसाइटी के पास एनओसी या मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यूटिलिटी कनेक्शंस इनफैक्ट कोई भी गैस है, कोई जो गवर्नमेंट से मुतल्लिका जो चीज़ें होती हैं, तो अब उन सख्तियों ने पंजाब में स्पेशली जो रियल स्टेट का सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा। दूसरा फैक्टर ये था कि यकदम शोर शुरू हो गया कि हम चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, तो जिसके दिल में चोर होता है वो दबक जाता है। तो रियल स्टेट में ज़्यादातर माजरत के साथ के कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो जहाँ से भी पैसा कमाते हैं और आखिर में फिर रियल स्टेट में आके उसको वाइट करने के उस प्रोसेस में सेक्टर को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि सेक्टर कोई सा भी हो हमारा, चाहे रियल स्टेट ही हो, उसके अंदर माफियाज इन्वॉल्व होते हैं। माफियाज तो हर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, और रियल स्टेट में अगर हम माफियाज की डेफिनेशन में जाके देखें तो बेनिफिशरीज ज़्यादा हैं, अफेक्टीज़ कम हैं। और अफेक्टीज़ की लिस्ट में भी अगर थोड़ा सा आप इन डिटेल इन डेप्थ जाके देखें, जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं उन लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सही है। लॉजिकली अगर थोड़ा सा भी वो सोचें कि अगर कोई शख्स उनको एक ऐसी जगह पे एक सस्ता प्लाट दे रहा है 10 लाख रुपए का, और सराउंडिंग मार्केट या इतना आइडिया तो हर शख्स को हो जाता है कि यहाँ पे 30-40 लाख का या 20 लाख का है, और वो 10 लाख का दे रहा है और वो भी इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, तो उधर लाजमी कुछ ना कुछ उसका बैक एंड प्लान होता है। अब हम टॉपिक से ज़रा हट जाएंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेट बैक टू द टॉपिक कि हमने बात उसी पे करनी थी कि ये प्राइसेस जो है ये इतना अप कैसे जा रही है। जी जी, एक फैक्टर मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने फ़ौरन आते ही सख्तियाँ की, जिसकी वजह से इसकी ट्रेड रुक गई और इसके ऊपर आगे फर्दर। दूसरा, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, जो भी सरकारी प्रोजेक्ट्स थे वो भी रुक गए, और एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के साथ एफिलेटेड कंपनीज होती हैं, जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद पिंडी में जो मेट्रो का एक रूट है एयरपोर्ट, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, वो भी अगर नून लीग की ही गवर्नमेंट को 3 मंथ्स भी में भी शायद और मिलते तो वो कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन आज 3 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक वो मेट्रो का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर वो कंप्लीट होता तो उसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ होती हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले जिस पेस के साथ ग्रो कर रही थी उसी पेस से ग्रो करती रहती। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ड्राया, तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे मेजर हुए कि जिसकी वजह से लोगों ने ट्रेड रोक दी, और ट्रेड रुकने की वजह से रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। महंगाई का भी फैक्टर आया और इस तरह ये, और लेकिन इसके बाद जब बेहतरी की तरफ जाना शुरू होती हैं चीज़ें, तो उसमें भी क्रेडिट इसी गवर्नमेंट को जाता है कि फोरक्लोजर लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें, लेकिन उसका भी अभी तक उस तरह से असरात नहीं आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फोरक्लोजर लॉ तो मंजूर हो गया, लेकिन बैंक्स वो लोन दें किसको? बैंक्स जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो जिस भी सोसाइटी का कोई फ़र्ज जाता है कि जी फोरक्लोजर लॉ के तहत मुझे आप लोन दे दें, तो बैंक अपना इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या आपके पास ये एनओसी सोसाइटी का मींस के ये एनओसी ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो अभी भी अगर मैं इस इस्लामाबाद रीजन की, पिंडी रीजन की बात करूं, तो सिवाय चंद एक सोसाइटीज़ के बाकी सोसाइटीज़ के पास एनओसीज़ या वो डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो लोन ले सकें। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक बेहतरी आना शुरू हुई, और स्पेशली जब हम लाहौर की, कराची की और इन बड़े शहरों की बात करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के साथ रियल स्टेट का बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है। जब गवर्नमेंट को जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बिल्कुल मामला वैसे ही जैसे स्टॉक एक्सचेंज आपकी जिस तरह इम्प्रूव करती है, या अगर आप मुस्तहकम है आपकी गवर्नमेंट और मईशत मुस्तहकम है, तो ऑब्वियसली ये मईशत में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है ये इंडस्ट्री।
जी बिल्कुल इसी तरह है। अब इसी से वाबस्ता आगे कंस्ट्रक्शन की डोमेन आ जाती है। जब रियल एस्टेट में एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो लोग फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ भी आते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और उससे फिर एक रोज़गार का सिलसिला चलता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी जो ग्रो करना शुरू कर देती है। अच्छा, अभी आप ये बताएं, मिसाल के तौर पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जो अभी हमारी करंट लोकेशन है व्यूवर्स से, उसके हवाले से हम बताते चले। इस टाइम हम बैठे हुए हैं वावडा टाउन, ये रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी बनता है। मैं अगर इस इलाके की बात करूँ तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से आप कैसे बताना चाहेंगे? 2018 का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए आज 2021 में देखते हुए, तो आप कैसे देखेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट है? देखें, इस स्टेज पे अगर हम इस एरिया जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इसको देखें, यहाँ हम सराउंडिंग में देख लें, इवन दूसरे बड़े शहरों में भी देख लें, तो इतना इंक्रीमेंट या इतना बूस्ट नहीं मिला। अच्छा। जितना कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 3 साल पहले डॉलर था अप्रॉक्सीमेटली 100 एंड समथिंग, और इस वक्त वो डॉलर 150 प्लस में 153-4 में है। अगर लेट्स सपोज किसी जगह पे पहले प्लाट जो है वो 20 लाख रुपए का था और आप उसको $100 के साथ कंपेयर करें तो वो आपका $2 लाख हो गए। तो इस वक्त अगर आप डॉलर की कीमत चेक करें या 6 महीने पहले की आप देख लें तो उस कीमत के मुताबिक ये 32-35 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। और आज मौजूदा रेट अगर आप देख लें तो जहाँ 20 का था और वो अगर 35 से 40 की ब्रैकेट में, ऑलमोस्ट यही र्यूमर है कि जी डबल हो गया हर जगह पे रेट पिछले 1 साल में जब से ये सिलसिला रियल एस्टेट में चलना शुरू हुआ। तो वो यही अमूमन लोगों की राय है कि रेट्स डबल हो गए। भाई रेट्स डबल नहीं हुए हैं, अभी तो आपकी जितनी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है अभी तो आप उस कीमत पर पहुँचे हैं। अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट जारी रहती है तो फिर आप कह सकते हैं कि रेट्स इम्प्रूव हुए हैं, और उस वक्त फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है ये बेहतर हो रही है। और इस दफ़ा के खैर टारगेट भी आई थिंक इन्होंने इकॉनमी ग्रोथ का जो है 4% रखा था। अभी जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे हैं तो उसमें कुछ 3.99 था कि ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट ने अचीव किया है, एंड आई होप सो कि वो सही ही होंगे। मैं एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पैरामीटर में बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से इसमें अब स्टेबिलिटी आ रही है तो वो रेट ग्रोइंग रेट जो है वो वाकई इन्होंने अचीव किया होगा। अच्छा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिस तरह अभी हम अपने इंट्रो से लेके अभी तक हमने इसके बूम की बात की है, आपको क्या लगता है पिछले कुछ अरसे में इस तरह के बूम्स जो थे वो फेक हुआ करते थे इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से? इस दफ़ा की आपको जो बूम दिख रहा है क्या वो फेक उसको हम कंसिडर करेंगे या ये स्टेबल कंसिडर होगा? देखिए, ओवरऑल जो बूम होता है वो कभी भी फेक नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर में। अगर आप उस बूम की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा रियल एस्टेट में बूम जो है प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम में आया। तो लोगों को जब एक्सपोजर और विजन मिलता है उस वक्त फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पब्लिक एट लार्ज की बेसिस के ऊपर जो है वो सोसाइटीज़ डेवलप होना शुरू हुई और उसमें एक डेवलपमेंट वर्क हर तरफ स्टार्ट हुआ। लोगों को एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग मिलना शुरू हुई जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। तो उसकी डिमांड भी डेफिनेटली उस हिसाब से ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई तो रेट्स जो हैं 1/4 से भी नीचे आ गए और बहुत अरसा तक। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 to 2013, उन्होंने इस सेक्टर में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो वही बुरा हाल रहा। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने आके, वो भी कोई तकरीबन इसी तरह जिस तरह PTI की गवर्नमेंट में हुआ, 1.5-2 साल के बाद जाके दोबारा से इम्प्रूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। तो रेट बूम के हवाले से ये आप जहन में रखें सदफ कि इस दफ़ा भी आप देखें तो किसी जगह पे जेन्युइन इंक्रीज़ है और जेन्युइन इंक्रीज़ की और आर्टिफिशियल इंक्रीज़ में आप डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टिप अपने व्यूवर्स को दे रहा हूँ। आप इस टिप के ज़रिए आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, एवरेज प्रॉपर्टी या बिलो एवरेज बजट की प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, मैं एक्सक्लूसिवली DHA बहरिया या मतलब उन 10 मिलियन से अबव प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करूंगा। नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से टिप देना चाहता हूं कि जब किसी टाउन में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुराद ये है कि वहाँ पे आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हों, बिजली, गैस, पानी, या अगर कोई एक चीज़ नहीं भी है बिजली या गैस तो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। और रोड डेवलपमेंट का काम, सीवरेज का काम, और आपका जो उस टाउन को एक्सेस करने की अप्रोच का काम, अगर ये मुकम्मल हो चुका हुआ है और आपको ये 3 to 4 मिलियन के बजट में वहाँ पे प्लाट मिल रहा है, तो इट मीन्स के इससे कम में 3 to 4 मिलियन से 10 मरले के प्लाट के एवज में ये आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, तो वो बिल्कुल एक रीज़नेबल और सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। और अगर आपको इस बजट या इससे ऊपर मिल रहा है और ये फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे मुकम्मल, तो फिर आप एट रिस्क हैं। और अगर ये फैसिलिटीज़ मुकम्मल हैं और इसके बाद वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन का अमल स्टार्ट हो चुका है, तो उस सूरत में फिर इससे ऊपर आप जाके, और अगर आपका 20-25% तक पॉपुलेशन हो चुकी हुई है, तो उस सूरत में आपको 50 से 60 लाख तक 10 मरले का घर अगर मिल रहा है तो वो रीज़नेबल एक बजट काउंट होगा। इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो आप फ्रॉड से, धोखे से भी बच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंक्रीज़ में होता ये है कि अभी हमारा रिंग रोड एग्जीक्यूट हो रहा था रावलपिंडी का, तो इसके ऊपर बर्निंग इशू रिंग रोड के ऊपर आजकल चल रहा है। तो उसमें कुछ सोसाइटीज़ ने मिलके किया ही ये, कुछ के पास तो जेन्युइनली इंटरचेंज मौजूद था कि जो उसके मास्टर प्लान के मुताबिक था। अब अगर उस रिंग रोड की वजह से, पहले वो अगर हम इस्लामाबाद 0 पॉइंट से उसका डिस्टेंस देखते हैं 40 किलोमीटर्स लेट्स सपोज था उस टाउन का, लेकिन रिंग रोड के इंटरचेंज के मिलने की वजह से, उसकी एक्सेस इजी होने की वजह से वहाँ पे फैसिलिटेशन बढ़ गई और उसका रेट इम्प्रूव हो गया, तो वो आर्टिफिशियल इंक्रीज़ में नहीं कंसिडर होगा। ठीक है। लेकिन अब अगर वहाँ पे कोई भी फेक प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं कि जनाब ये फ़लाँ इंटरचेंज रिंग रोड का बन रहा है, उसके साथ है, और उसकी वो फाइल्स सेल करना शुरू कर देते हैं, और वो फाइल्स भी जो है, अगर उनके पास लैंड लेट्स सपोज 2000 कनाल है और वो उसकी फ़ाइल्स जो हैं 20,000 कनाल के बराबर सेल कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो खुद ब खुद आर्टिफिशियली इंक्रीज़ हुआ है और ख़ुद ब खुद वो ज़मीन बॉस होगा रेट, और जितनी भी जमा पूंजी आप लोगों की होगी वो ज़ाया होगी। तो इसलिए इस लालच में आप कभी भी मत पड़ें कि जनाब वो फ़ाइल ले लेते हैं, वहाँ पे मतलब सिर्फ 1 लाख देना है, वो डबल हो जाती है, तो वो डबल सिर्फ चंद लोगों की होती है, और वो भी उन चंद लोगों की होती है जिनको एक्चुअल गेम का पता होता है कि कब ये रिवर्स होगी, कब ये ब्रस्ट होगा, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट विद 1000 टाइम्स प्रॉफिट वापस रिट्रीव कर लेनी है। और जिस बेचारे गरीब ने अपने घर गाड़ी जेवर उधार लेकर वो फाइलें 2 लेनी है, वो बेचारा डूब जाता है। अच्छा, लास्ट नोट और लास्ट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आपसे, ये बताएं कि ये जितने भी हमने सारे मामलात के ऊपर डिस्कशन की ना, इसमें मुझे बुनियाद ये लगती है कि हुकूमत का और रियल स्टेट इंडस्ट्री का, इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। आपको लगता है कि जो ये करंट गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज़ जो है वो इस इंडस्ट्री के हिसाब से मुताबिकत रखती हैं, फ़ायदेमंद हैं ये पॉलिसीज़, और आने वाले दिनों में जो है ये बूम जो है मज़ीद स्टेबल हो पाएगा? देखिए, इस हुकूमत की कुछ खूबियाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं। खामियों को भी आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दें ना उसकी, क्योंकि सुनने वाले हमारे और देखने वाले जो है, ये वीडियो हमारी काफ़ी माशाल्लाह चैनल जो है वो हमारा काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें इतनी वजाहत के साथ बयान की जाएँ कि वो हमारे जो क्या कहना चाहिए जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। लेकिन जो खूबियाँ हैं उसमें ये चीज़ है जो थोड़ा सा दूरस्थ इनके डिसीजंस हैं। खामी सबसे बड़ी ये है कि इनको पैरेलल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए था, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए था। इन्होंने पहला वाला सिस्टम जो है यकदम आके कोलैप्स कर दिया और अपना नया सिस्टम डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ चल पड़े। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर इस चीज़ को लेकर चलते तो शायद चीज़ें इससे बहुत बेहतर होती। और अभी भी अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं अपने रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो चंद एक मेजर इश्यूज़ के हवाले से, जिस तरह टैक्सेशन के मैटर्स हैं, और उसके अलावा जो मेन कंसर्न है कि इस वक्त जो NOCs का कंसर्न है, तो
तो अगर उसमें हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, अब टाउन डिज़ाइन हुए हैं, डेवलप हुए हैं 30-30 साल पुराने, 40-40 साल पुराने 80s के, लेकिन उनको NOCs आज तक नहीं मिल सका। इस गवर्नमेंट ने जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया, चीनी पे नोटिस लिया, वो महंगी हो गई। जिस चीज़ को इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। अभी अल्लाह खैर करे रियल स्टेट में इन्होंने सोसाइटीज़ को टारगेट किया हुआ है कि जी हम, तो उसमें प्रैक्टिकली वाकई ये हो रहा है कि अगर पहले काम भी चल रहा था, कोई थोड़े बहुत NOCs भी मिल रहे थे, अगर पहले 50 लाख रिश्वत देकर NOC मिलता था तो अब उसका रेट 2 करोड़ हो गया। तो वो इम्प्रूवमेंट की बजाय सिस्टम मज़ीद इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन नज़र आ रही है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सिस्टम की हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन ख़ुद की इम्प्रूवमेंट की हमने आज तक कभी बात नहीं की। शायद हम कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर इंसान हैं, और सारा मेरे ख्याल से पिन पॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रह जाती हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने जो वाबस्ता लोग हैं, जो को रिलेट करते हैं चाहे किसी भी सेक्टर के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ, हमने उनको पिन पॉइंट करके ये कहने की कोशिश नहीं की कि अगर आपको NOC नहीं मिला तो शायद उसमें आपकी बहुत सारी गलती हो। अगर आपके ट्रांसफ़र इशूज़ तो हो सकता है मसाइल आपके हो जिसकी वजह से आपकी जो है फलाना इदारे से अप्रूवल ना हो रही हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच अदनान। मैं खास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने आखिर में जाते जाते बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल किया, इसका जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखें, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ख़ुद भी अपने आप को दुरुस्त करना है, लेकिन जब आप किसी भी रेलेवेंट ऑफिस में जाते हैं, मुतलका ऑफिस में जाते हैं और आप जाके कहते हैं कि जी मैं टाउन प्लान कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसका अब मुझे आगे से अगर वहाँ से जवाब ये मिलता है कि जी आप अगर सरकारी हिसाब से चीज़ें पूरी करते हैं तो आखिर तक आपका ख़र्चा लेट सपोज 2 करोड़ आता है, तो आप अगर 50 लाख हमें दे दें तो हम आपको 25 लाख रुपए में NOC दे देंगे। तो वहाँ पे आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है सारे सवालों के जवाब अब मेरी तरफ पलट के आ गए। मेरा अपना ये मानना है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिचुएशन है हमारी, कि हमें उसी सोसाइटी में रह के उन्हीं अच्छे बुरे लोगों के साथ रह के और उन्हीं मामलात को समझते हुए इधर ही सर्वाइव करना है और अपने मामलात को आगे चलाना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। वही वाली बात, टैक्सेशन के ऊपर इन्होंने सख्ती की, तो आपको ये पता होगा कि टैक्स जनरेशन कितनी ज़्यादा हुई है। मैं खास से इन 3 सालों के अंदर 2018 से लेकर अगर 2021 तक की बात की जाए तो कुछ चीज़ों पे हम डंडे वाली कौम है, और डंडा चलना चाहिए और कभी कभी चलना चाहिए। मेरे ख्याल से हर दफ़ा लीनियंसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं काफ़ी हद तक फेवर में हूँ इनकी पॉलिसीज़ के लिए। इसी में सॉरी, आप प्रोग्राम तो ख़त्म कर रही थी, आखिरी रिंग रोड के हवाले से मैं ऐड करता जाऊँ कि अगर इस गवर्नमेंट ने हिम्मत करके उसके ऊपर स्टैंड लिया है इस रिंग रोड का, तो ये तो मुझे यकीन है कि चीनी की तरह पहले जो रेट था उसके बाद स्टैंड लिया तो महंगी होगी। तो ये रिंग रोड में अभी तो ये कंसीडरेशन है कि जी 25 अरब रुपए अजाफी हैं, तो इस गवर्नमेंट के स्टैंड के बाद ये 50 अरब तक चला जाएगा। लेकिन बात ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जितने बोल्ड तरीके से इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, क्रेडिट देना बनता है, लेकिन उस क्रेडिट को मैं उस वक्त समझता हूँ कि वो उसके हकदार हैं जब इसकी आउटपुट वो डिलीवर करें। अगर वो आउटपुट डिलीवर नहीं करते तो वो फिर वाकई 25 अरब अभी इजाफी है तो 25 और भी ऊपर लग जाएगा, क्योंकि इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट जितना डिले होगा उसकी कॉस्ट उतनी इंक्रीज होगी। आउटपुट ऑलवेज टेक्स टाइम, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए अच्छे वक्त का। ये टफ टाइम भी आया है तो अच्छा वक्त भी बिल्कुल आएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस, और अदनान साहब थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा कीमती वक्त दिया। कोशिश तो थी कि हम इसको बहुत जल्दी रैप अप कर दें, लेकिन बातें और डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती रही, और बात से बात बनती है तो आपको पता है कि फिर हमारे देखने वाले भी चाहते हैं कि कंटेंट भी ज़्यादा हो। और अगली वीडियो में फिर, बल्कि मैं अपने देखने वालों को ये भी बताती चलूँ कि हम बहुत जल्दी रिंग रोड कंट्रोवर्सी के ऊपर अदनान साहब जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे, और हम इसके ऊपर हकाइक के साथ ये सारी बात और ये सारी डिस्कशन करेंगे, और बड़ा डिफरेंट नुक्ता नज़र आपको देखने को मिलेगा हमारी, स्पेशली जो हम इसके ऊपर इसको बाकायदा डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में आपके सामने लेकर आएंगे, और आप यकीनन उस चीज़ को भी सराहेंगे, हमारी काविशों को भी। स्टे ट्यून्ड विद अस, और जो भी आपके सवालात हैं आप हमें जो है वो कमेंट में भी दे सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं।
हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक का लिंक भी हमने शेयर किया हुआ है और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन्ड होंगे। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और यहाँ पर सदफ मंसूर और अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।